हेलो एंड आई वेलकम यू ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो अब हमारी जो 7वीं मैथ की जो क्लास है वो हमारी होगी पीजीटी संस्कृत फीमेल की। ठीक है। 2 से 5 3 घंटे का पेपर हुआ था। तो इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर था इसके साथ ही ले लिया जाता है। 13 तारीख को ये हुआ था और 22 फेब को इसकी भी आंसर की हमारी रिलीज हुई थी। ठीक है। क्लास शुरू होने से पहले 2 मिनट मिलूंगा टेलीग्राम चैनल्स के बारे में बताने के लिए। एक आपका मैथ्स का जो डाउट है उसका एक टेलीग्राम चैनल है, सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट है। तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस और आंसर्स मेरे द्वारा करवाए गए होंगे। जो जो पेपर्स में करवाता जा रहा हूँ 24 में, उनमें जो जो अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप क्लास नहीं ले पाते हो या आपको लगता है ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है तो आप सीधा इसे ज्वाइन कर लो। आपको हर पेपर में से 1-2 क्वेश्चन जो भी अच्छे आ रहे हैं, मुझे नहीं इससे ज्यादा लगते नहीं है, तो मैं ये दोनों क्वेश्चन इसमें डाल दूंगा और विद हैंड रिटन आंसर्स के भी डाल दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। दूसरा टेलीग्राम चैनल जो कीस्टोन क्लासेस करके है, इसी चैनल के नाम पे, वहां पर आपको नोटिफिकेशंस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। वहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। सीधे चलते हैं अपने पेपर की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा जो पेपर है इसमें रीजनिंग शायद आती नहीं है, मैं रीजनिंग कराता नहीं तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। सीधा यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो जीएस का है, सेकंड जो पार्ट है वो हमारा मैथ का है। तो सीधा मैथ के उस पर आते हैं। संदीप सर की टेलीग्राम चैनल से पेपर लिया मैंने, तो उनका जो आइकन है आपको पीछे दिख रहा होगा। मेरे पास पेपर जितने इनके चैनल पे पड़े हैं उतने ही हैं, उससे ज्यादा मेरे पास पेपर नहीं है। तो अगर किसी और के पास पेपर हो, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइए। वहां पे आपको जो डाउट्स वाला चैनल है वहां पे आपको नीचे चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ हर डाउट के नीचे अब आपको चैट भी ओपन मिलेगी। तो चैट में ओपन करके अगर मेरा वहां पे कोई मैसेज मिलता है आपको, तो आप मेरे मैसेज पे क्लिक करके मेरे को पर्सनली आप पेपर भेज सकते हो, जिससे कि मैं उसका सोल्यूशन करा सकूं। अनटिल अनलेस मेरे हिसाब से ये हमारा सेकंड लास्ट पेपर है, उसके बाद मेरे पास पेपर प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को चलते हैं। यदि 8 अवलोकनों का माध्य 40 है, 8 का जो एवरेज है उसने 40 बोला। ठीक है। प्रत्येक अवलोकन में एक स्थिरांक सी जोड़ दिया जाता है। स्थिरांक मतलब कि स्टैटिक वैल्यू सी जोड़ दी गई, जिसके बाद माध्य 44 हो गया। हमें पता है जो भी हम हर वैल्यू में जोड़ेंगे, प्रत्येक में जोड़ेंगे, वही हमारा एवरेज पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास 3 नंबर है, 1 2 3, इनका एवरेज कितना हो गया हमारा 2। अगर मैं इसमें प्रत्येक में एक जोड़ दूं, प्रत्येक में एक जोड़ दूं तो हमारा एवरेज 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं प्रत्येक में 5 जोड़ दूं, चाप करके देख लेना, तो इसका जो एवरेज है पहले से कितना हो जाएगा, पहले 2 था तो अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक में जो जोड़ूंगा वही मेरा एवरेज पे रिफ्लेक्ट होगा। एवरेज पे क्या रिफ्लेक्ट हुआ, एवरेज पे रिफ्लेक्ट हुआ कि +4 हो गया एवरेज। यानी कि जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू प्लस का 4 ही होगी। अगर ये -4 हो जाता, 36 हो जाता, तो हमारे यहाँ पे सी की वैल्यू जो आती है वो -4 हो जाती। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से राइट आंसर हो गया। एवरेज का हमारा क्वेश्चन है, एवरेज का हमारा कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है, एक सेकेंड मुझे देना, a प्लस बी की जो वैल्यू है, हाँ ठीक है, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दी हुई है इसने, वो हमारी दी हुई है 6। a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 6 दी हुई है। ए बी की वैल्यू मेरे को 3 दी है। मेरे को 2a की क्यूब प्लस 2b की क्यूब का मान पूछा हुआ है। ठीक है। अब 2a की क्यूब और b की क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2a की क्यूब प्लस b की क्यूब। यानी कि मेरे को इसने इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा, ये क्या है। इसमें से अगर मैं अभी 2 को ध्यान नहीं देता हूं तो मेरे को ये मिलता है, मेरे को पता है ये जो है एक फॉर्मूले का पार्ट है। कौन से फॉर्मूले का पार्ट है आपको पता होना चाहिए, a प्लस में b। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, वो सॉरी, a प्लस b की होल क्यूब बराबर में a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस में b। ठीक है। मेरे को इसका मान पूछा है और मेरे पास क्या ये सब चीजें हैं। मेरे पास a प्लस बी है, मेरे पास a प्लस बी है, और मेरे पास ए बी की भी वैल्यू है, ए बी की भी वैल्यू। तो मैं इससे ये निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालनी स्टार्ट करूँ, a प्लस बी की जगह मैं 6 डालू, तो 6 36 छिक्का 216 इक्वल में इसकी वैल्यू तो मेरे को पता ही करनी है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3ab की जगह पे मैं वैल्यू डाल दूं 3, और a प्लस बी की जगह वैल्यू डाल दूं मैं 6। ठीक है। तो यहां से मैं देखूंगा कि ये 36 18 18 54 54 उधर माइनस चला जाएगा,
यानी कि 216 माइनस में 54 हमारा यहाँ पे a की क्यूब प्लस b की क्यूब का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और a की क्यूब प्लस b की क्यूब की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, a की क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई हमारी कितनी, 2 और 6 और 1, ठीक है, 162। अब मेरे को निकालना तो ये था, निकालना तो मेरे को ये है, ये निकालना है मेरे को 2a की क्यूब प्लस b की क्यूब, बस 2 की बार बार मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। दोनों तरफ में मल्टीप्लाई बाई 2 करके मेरे को क्या मिल जाएगा, 2a की क्यूब प्लस 2b की क्यूब बराबर में 324। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको बहुत सारे स्टेप्स कट जाएंगे, प्रैक्टिस होगी तो बहुत सारे स्टेप्स कट जाएंगे, ये भी आपको क्वेश्चन ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। ए एक कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, ए एक कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलके उस कार्य को 10 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। मेरे को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखाई दिया, मैंने इक्वेशंस लिखनी स्टार्ट करी। ए जो है 12 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी जो है उसे 10 घंटे में कर सकते हैं, और ए प्लस सी जो है उसे 6 घंटे में कर सकते हैं। मैंने इक्वेशंस लिखी तो मेरे को टोटल वर्क तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तीनों की इक्वेशन मिल गई है, तो मैं टोटल वर्क यहाँ से एलसीएम लेके निकाल लेता हूँ। 12, 10 और 6 का एलसीएम कितना आ गया हमारा 60, 12 पंजे 60, 10 छिंग 60 और 6 ढाई 60। तो हमारा एक व्यक्ति का एक वर्क कितना हो गया, ए का 5, बी सी का 6, ए सी का 10, ठीक है। बी अकेला इसे करने में कितना समय लेगा, भाई मेरे को बताओ, मेरे को बी यहाँ से चाहिए, लेकिन यहाँ से निकालने के लिए तो मेरे को सी की वैल्यू इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास सी तो एक्स्ट्रा है नहीं। अगर मेरे पास सी नहीं है तो मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे ए और सी है, और यहाँ पे ए अकेला। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इस ए को माइनस कर दूं, ए प्लस सी में से अगर मैं ए को माइनस कर दूं, ए प्लस सी का वर्ग कितना है 10, 10 में से मैंने 5 माइनस कर दिया, तो मेरे को यहाँ से सी की वैल्यू मिल गई 5। अब इस सी की वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ। भाई मैंने बी प्लस सी में से सी माइनस कर दिया, तो 6 माइनस 5, मेरे को यहां से b की वैल्यू मिल गई 1। अगर b की वैल्यू 1 है और टोटल वर्क 60 है, तो 60 काम को करने में b को कितना टाइम लगेगा, b का टाइम कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 1, यानी कि 60 आवर्स। 60 आवर्स मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर दिया पढ़ाने का, कराने का क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा सा तो इनपुट मिलना चाहिए, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करा जाता है। मैं आधी चीजें पहले बता देता था बस कि ऐसे होगा और लिख देता था, मेरे को लगता है वो ठीक नहीं है। अगर कोई बिगिनर देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उसका कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी आपको इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी, जैसे कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको मुंह जुबानी होने चाहिए कि मेरे को यहाँ से ए दिखाई दिया, मैंने यहाँ से ए काटा, 5 में से 10 काटा, तो मेरे को ए 5 मिल गया, मेरे दिमाग में मैंने एक तरफ रख लिया। फिर मेरे को ए जब कितना मिल गया, मेरे को सी जो मिल गया 5 मिल गया, तो मैंने सी को यहाँ डाला, 5 इधर से माइनस करा, तो मेरे को यहीं से बी 1 मिल गया। जैसे मेरे को बी 1 मिला, मैंने 60 से डिवाइड करा अपने मन में और 60 आंसर लगा दिया। मतलब आपका जो एक्चुअल स्टेप है ना, वो सिर्फ इतना है लिखने का, बाकी तो मन की कैलकुलेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक फल विक्रेता कुछ आड़ू के पास कुछ आड़ू हैं, उसने 30% आड़ू बेच दिए। मुझे पता है अपने आप में उसके पास 100% आड़ू होंगे। जब उसमें से उसने 30% बेच दिए तो 70% बचे होंगे। अब उसने कहा उसके पास अभी भी 112 आड़ू बचे हैं। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। इस 70% की वैल्यू उसने 112 दी है, तो 70% की अगर वैल्यू 112 है तो मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 112 70 की है तो 100 की कितनी होगी, 1 0 से 1 0 खत्म, 7 से 7 कम 7, 7 6 42, यानी कि 1600 आड़ू मेरे पास टोटल होंगे, सॉरी 160 आड़ू मेरे पास टोटल होंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 26 का स्क्वायर। अब ये भी अलजेब्रा का ही फॉर्मूला है, आपको इसका फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी के। ठीक है, अब मेरे को ए क्या है यहाँ पे 26, यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, मेरे को इस फॉर्म में लिखना है।
तो मेरे को लिखना पड़ेगा 26 प्लस में 12 और 26 माइनस में 12। ठीक है, बटे में क्या है, बटे में मैं 6 स्क्वायर को सीधा यहाँ पे 36 लिख सकता हूँ, माइनस में 34, यानी कि अगर मैं आगे लिखूं तो ये 2 बचेगा। अब मैं अगर यहां से देखूं तो 26 प्लस में 12 कितने होते हैं, 38, मल्टीप्लाई में क्योंकि कुछ निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना आ गया 14 अपॉन में 2, 2 से काटा 2 सत्ते 7 की 38 में मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर आ गया 266, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आपको ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक बात है, ये अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है। एक स्क्वायर वाले और क्यूब वाले फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। एक धनराशि 2 साल में, धनराशि की बात कर रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल की नहीं, अमाउंट की बात कर रहा है ना, इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि ये प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट है। ठीक है, 2 साल में 4000 हो जाती है और 5 साल में 52 हो जाती है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो ईयर्स के बीच में 3 साल का गैप मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, इसमें राशि में क्या अंतर आया, इसमें राशि में सिर्फ इंटरेस्ट का अंतर आया, 3 साल के इंटरेस्ट का, 3 साल के इंटरेस्ट का ही तो अंतर आया। 3 साल के इंटरेस्ट से कितना अंतर आया, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 1200 का डिफरेंस आया। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ 1 ईयर में जो इंटरेस्ट है वो 400 मिल रहा है उसे। अगर 1 ईयर में इंटरेस्ट 400 मिल रहा है, इसमें 2 ईयर वाली कंडीशन को पकड़ू, 2 ईयर में प्रिंसिपल प्लस में 2 ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको मिला के 4000 रुपए बन रहा है। अगर मैं इस 2 ईयर के इंटरेस्ट को इधर जाके माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे पता है 1 साल में तो 400 इंटरेस्ट है, तो 2 मल्टीप्लाई में 400 बराबर में 4000 के, तो प्रिंसिपल मेरा यहां से आ जाएगा 400, 800 उधर जाके माइनस होंगे तो प्रिंसिपल मेरा 3200 आ जाएगा। 3200 जब मेरा प्रिंसिपल आ गया, अब मेरे से पूछा क्या, मेरे से ब्याज की दर पूछी है। भाई मेरे को पता है 1 साल में 400 ब्याज मिल रहा है, रेट का जो परसेंटेज होगा मेरे को पता है कि 400 ब्याज 1 साल में मिल रहा है और प्रिंसिपल जो है वो 3200 है। मैं मल्टीप्लाई में 100 कर देता हूँ परसेंट निकालने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 अट्ठे 32 और 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 12.5% हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाक से अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7, 20 आदमी, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आपको पहले ही बोला था कैसे लिखना है, इसको पहले ही बताया था। 20 व्यक्ति 8 घंटे में 10 खिलौने बना सकते हैं। मैंने बोला 20 व्यक्ति हैं, 8 खिलौने हैं, जो भी वर्क को कर रहे हैं, 10 खिलौने बना रहे हैं तो 10 खिलौनों को नीचे लिख लो। फिर उसने बोला 10 व्यक्ति 8 घंटे में कितने खिलौने बना सकते हैं। भाई यही कंडीशन है और इसी के सामने हमें लिखना 10 व्यक्ति 8 घंटे में, और यहाँ पे हमें खिलौनों की संख्या नहीं पता, यानी कि वर्क को नीचे लिखना है जो काम हुआ है, बाकी सब कुछ ऊपर आना है। ठीक है, बाकी सब कुछ ऊपर आना है। तो मैं कट करना स्टार्ट करता हूँ। 10 मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं करिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 8 से 8 काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 5 बार जाएगा तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 5 खिलौने। बहुत इजी सा क्वेश्चन, अगर आपको लिखना आता है तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकंड के अंदर, और लिखना नहीं आता है तो 1.5-2 मिनट सोचते रहेंगे और फिर स्किप करेंगे। सिर्फ लिखने की बात है, लिखना आता है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका गलत है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर, यहाँ पे इसने खोखला बोला, ठीक है, और यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर, और दोनों का ही मेरे से टीएस से पूछा है, और सिर्फ रेडियस दी है मेरे को 13 सेंटीमीटर, जबकि होलो हेमिस्फीयर की रेडियस जो है वो आर और आर होती है, यानी कि एक बड़ी रेडियस और एक छोटी रेडियस। यानी कि अगर मैं होलो हेमिस्फीयर की अगर डिजाइन बनाना चाहूं तो होलो हेमिस्फीयर बनता है ऐसा, खोखला, नहीं ये तो हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर बनेगा ऐसा, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ये डबल रेडियस बनती है, ठीक है, ये वाली रेडियस माइनस होती है। तो यहाँ पे रेडियस एक्चुअल में 2 होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसने कैसे ला रखा है। इसने इसका ये टीएस से है, और ये जो होलो हेमिस्फीयर है इसका ये सीएस से है। अगर ये सीएस से करके क्वेश्चन आता तो ये ठीक होता। ये क्वेश्चन अगर सीएस से करके आता कि होलो हेमिस्फीयर का सीएस से और सॉलिड हेमिस्फीयर का टीएस से, जिसकी रेडियस जो है
वो है 13 सेंटीमीटर, तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। टाइम वेस्ट करने का इस पर कोई फायदा ही नहीं है, फालतू में कैलकुलेशन करके दिखाऊं, लंबा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट में प्रत्येक खेल पे करोड़ों जो रुपए खर्च हुए हैं वो दिए गए हैं। इस पे 14, इस पे 70, इस पे 30, इस पे 12, इस पे 40। ठीक है, दिए गए पाई चार्ट में हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। मेरे को पता है ये पूरा का पूरा जो है वो 360 डिग्री होगा। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक सेकंड देना, मैं एक सेकंड बात। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो पूरा सर्कल है ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता इसने 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है। मेरे को दिखा ये 70, मैंने सबको जोड़ लिया। 70, 312, 112, 152, 152, 156, 166। मेरे को इसने 166 सीआर दिए हुए हैं। ठीक है, 160 सीआर की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है। ठीक बात है। अब उसने पूछा है कि हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाले का केंद्रीय कोण कितना होगा। हॉकी कौन सा है, ये वाला कलर है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, यानी कि वो 30 डिग्री की 30 की बात कर रहा है। 166 सीआर की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है, तो मेरे को 30 सीआर की निकालनी है। तो 360 अपॉन में 166 मल्टीप्लाई में 30। काटना स्टार्ट करते हैं। काटना स्टार्ट करेंगे तो किससे काट सकते हैं, दो से तो काट लिया। दो अट्ठे 16, दो तिया 6, दो से इसे काट लिया, दो एकम दो, दो अट्ठे 16, 18 तिया 54, 540 बट्टे 83। अब इसको अगर मैं काटता हूं तो मैं एक बार ऑप्शन और देख लेता हूँ। ऑप्शन काफी दूर दूर है तो मुझे ज्यादा काटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ज्यादा काटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 65 मेरा आंसर है, देखो यही आ जाएगा। 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 6 से तो ऊपर जाएगा नहीं, तो 60 समथिंग होगा। और 60 समथिंग में दो ऑप्शन है मेरे, 65 और 60, तीसरा 70 है। तो मैं एक और अंक ले लेता हूँ। 8 तिया 8 छिंग 48, यानी कि 480 और 18 कितने हो गए, 480 और 18 498, यानी कि 42 बचा। 420 हो गया, तो 8 पंजे 40, पंजे पे चली जाएगी माननी, पंजे पे चली जाएगी। 165.1 डिग्री हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। जॉनी स्मिथ कैटी एक गोलाकार मैदान में एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में स्टार्ट करते हैं दौड़ना। भाई ये गोलाकार मैदान है, भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, जोनी खड़ा हुआ है, स्मिथ खड़ा हुआ है और केटी खड़ी हुई है। ठीक है, उन्होंने गोलाकार मैदान के चारों तरफ दौड़ना स्टार्ट करा। जोनी जो है वो अपनी दौड़ जो है 200 सेकंड में पूरी कर लेता है, स्मिथ जो है वो 350 सेकंड में पूरी कर लेता है, और केटी जो है वो 150 सेकंड में पूरी कर लेती है। वृत्ताकार पथ पे दौड़ने वाले क्वेश्चंस को अगर हमें इन तीनों को दोबारा मिलाना है, दोबारा आरंभिक इसी पॉइंट पे वापस आके मिलाना है, तो हमें इन सारे समूह का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर गोलाकार पथ पे 3, 4, 5, 6, 8, 10 लोग दौड़ रहे हैं, या एक घंटी एक समय पे बजने के बाद दोबारा किस समय पे बजेंगी, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें टाइम का एलसीएम ही लेना होगा, क्योंकि वो एलसीएम के टाइम पे ही दोबारा एक साथ बच सकती है, नहीं तो नहीं बच सकती, या तो उसके मल्टीपल पे, या तो एलसीएम पे या फिर एलसीएम के टाइम के मल्टीपल पे। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें 200, 350 और 150 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के हम ये वाली पद्धति यूज करते हैं। तो 10 से हमने डिवाइड करा तो ये 20, ये 35 और ये 15। फिर हमने 5 से डिवाइड करा तो 5 चौक 5 सत्ते और 5 दिया। अब ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। ये मेरा एलसीएम आ गया। अब मेरे को पता है ये जो है ये तो सेकंड में है, लेकिन मेरे को आंसर जो है वो मिनटों में दिए हुए हैं, तो मैं यहीं पे से 60 से डिवाइड कर लेता हूँ। क्यों फालतू में मल्टीप्लाई करूं, मैंने ये डिवाइड करा,
मैंने इससे बोला 2 बार, इससे बोला 3 बार, और 3 से 3 कट गया, तो 5 दूनी 10, सत्ते 70 मिनट्स मेरा यहाँ पे आंसर बन गया। ठीक है, 70 मिनट्स मेरा यहाँ पे आंसर बन गया। ठीक है, वृत्ताकार पथ पे दौड़ने वाले और घंटी वाले क्वेश्चन जो है वो मेन है इस टाइप के, यही मेन पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों का याद रखिए, आपको कुछ नहीं करना, टाइम का एलसीएम लेना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, या तो उसका मल्टीपल कोई आंसर होगा। और फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार लास्ट वाली लाइन दोबारा से पढ़ लेना, क्या पता वहां पे ये ना पूछा हो कि कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पे दोबारा मिलेंगे, क्या पता वो बोल दे कि बीच में कहाँ मिलेंगे, हो सकता है। तो क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम यही आता है। क्वेश्चन नंबर 10 से 11 की तरफ को चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 126√3 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। देखो ये डीएसएसबी के जो पेपर्स है ना, इनमें लोगों की अर्थमेटिक तो ठीक होती है, लेकिन जो बेसिक एडवांस है यानी कि मेंसुरेशन है, बेसिक एडवांस जो है मेंसुरेशन है वो वीक है। तो वो आते देखो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई, आपको हर किसी के साथ मिलेगा। मतलब मैं लगभग जितने पेपर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखी है, उसमें हिंदी से एकदम से इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाती है, जैसे उसमें बेसिक एडवांस आती है। एडवांस नहीं, बेसिक एडवांस है, लेकिन वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आपकी मैथ ठीक हो रखी है तो आप मेंसुरेशन के पार्ट पे 2D और 3D पे दोनों पे ही ध्यान दें, क्योंकि 2D में तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे और 3D में आपको कैलकुलेशन मिलेगी। जैसे ऊपर सीएसए टीएसए का क्वेश्चन था, वो आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अगर वो ठीक होता तो। मैंने कराया इसलिए नहीं क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूंगा लेकिन आंसर आएगा ही नहीं, एक्चुअल आंसर नहीं आ पाएगा, तो मैंने इसलिए नहीं कराया, लेकिन वो एक्चुअल में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 126√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। मेरे को पता है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू में साइड, यानी कि साइड की 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है, जो रस्सी हम यहां से बांध के इस पूरे पे खींच सके, वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो हम तीनों एस को जोड़ देते हैं, या फिर उसे 3 मल्टीप्लाई साइड लिख देते हैं, बात दोनों एक ही है। तो मेरे को यहाँ पे 3s की वैल्यू दी है 126√3, तो मैं यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकता हूँ। s की वैल्यू मेरी होती है 126√3 अपोन में 3 से काटूंगा तो मेरे को मिलेगा 42√3। अब ये तो मेरी एस आ गई, लेकिन मेरे को साइड तो नहीं पूछी, मेरे से तो हाइट पूछी है। इक्विलेटरल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2a। ठीक है, अब a यहाँ पे क्या है, a हम साइड को डिनोट करते हैं, फॉर्मूला इसी तरीके से लिखा जाता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो √3/2s, अब जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो √3/2s की जगह जब मैं s की जगह साइड डालूंगा, √3/2 s की जगह मैं साइड डालूंगा, साइड मैंने कितनी निकाली थी 42√3, 42√3 मैंने यहाँ पे डाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको काटा 21, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे 3, 21 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 63 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन में इतना, ये भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक व्यापारी वस्तु को 1504 रुपए में बेचता है और 6% की हानि होती है, उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वह 6%, सिंपल सा सवाल है। 100% उसका सीपी था, मैंने कई बार कराया हुआ है कि 100% सीपी था। ये तो लगभग मुझे लग रहा है हर सेट में क्वेश्चन आया ही आया है। पहले उसने बेचा, उसको 94% मिले, 6% का लॉस हो गया, 6% का लॉस। अब उसे 6% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि उसे 106% चाहिए, यहाँ पे 6% का प्रॉफिट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है ये जो 1504 है ये वैल्यू किसकी है, 96 की है, और मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को 106 की चाहिए। इनकी इसकी परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैं 100 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से काटना मैं स्टार्ट करता हूँ, जो तो ये मेरे को मिलता है 48, नहीं 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 48 से मैं काटता हूँ, 4 तिया 12 और 8 तिया 24,
नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी। सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन में कछु तो गड़बड़ हो गई। ये 94 आएगा, 96 नहीं आएगा, मैंने 96 लिख दिया। तो 1504 की जो वैल्यू है वो 94 है, तो 106 की हमें निकालनी है। तो मैंने इसको काटा, ये मेरे को मिला 47, ये मेरे को मिला 53, ये 3 पे गई और ये 2 पे गई, ठीक है। 4 दिया 12, हाँ ठीक है, 7 दूनी 14। तो मेरे को क्या वैल्यू मिली, मेरे को वैल्यू मिली 32 मल्टीप्लाई में 53। मेरे को इकाई का अंक मिला यहाँ पे 6, तो 6 से मेरे को आंसर मिल गया यहाँ पे सीधा ये, क्योंकि सिर्फ एक ही अंक नंबर का इकाई का अंक जो था वो 6 था, ठीक है। आप यहाँ से बिना कैलकुलेशन करे भी इसे टिक कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है जब आप घर पे पेपर सोल्व कर रहे हो तो आप ये ट्रिक लगाने के बाद एक बार कैलकुलेशन जरूर करके देख लें। तो पेपर में बाई चांस कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी तो आपकी एक्चुअल में कैलकुलेशन स्पीड ऐसे करके इम्प्रूव नहीं होगी, वो करके ही इम्प्रूव होगी। तो आप इसको एक बार कैलकुलेट करके भी देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 किलोमीटर अधिक चलता है। मेरे को एक बात बताओ, उसने बोला कि अधिक चलता है, यानी कि उसने बोला कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो भी टाइम तो टी ले रहा है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तब भी टाइम टी ले रहा है। बराबर टाइम में वो 15 किलोमीटर फालतू चल देता है। मेरे को एक बात बताओ, ये अगर मैं 1 घंटा जस्ट सपोज मानूं तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर फालतू चलते, 2 किलोमीटर प्रति घंटा फालतू चलता है। 15 किलोमीटर यहां से चलता है, तो मैं अगर बोलूं तो ये 7.5 घंटे में इतना फालतू हुआ होगा, यानी कि इसने भी 7.5 घंटे लिए होंगे और इसने भी 7.5 घंटे लिए होंगे। तो कहीं से भी कुछ भी निकाल दो। अब उसने बोला वास्तविक दूरी क्या होगी, वास्तविक दूरी क्या होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड होगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारा हो गया 8 मल्टीप्लाई में 7.5 को मैं 75/10 लिख लेता हूँ। 5 से मैं इसको 15 से काट लेता हूँ, 5 से 2 से काट लेता हूँ, 2 से 4 से काट लेता हूँ, 15 चौका 60 किलोमीटर मेरा एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 चौका 60। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अब ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है वो टाइम का आता है और यहाँ पे इसने 15 किलोमीटर दिया हुआ है। आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको पता होगा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे टाइम आता है एक्चुअल में x/8 माइनस x/10 माइनस में x/8 करके, फिर यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा आता है, तो उस तरीके से डील होता है। तो क्वेश्चन का ध्यान रखना, अगर ये वाला आए तो एक बार पढ़ लेना है किलोमीटर है कि टाइम है, मिनट है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को चलते हैं। एक रोटी बनाने वाली कंपनी का मूल्य हर साल 10% घटता है। ये क्वेश्चन पहले भी हमने करे हुए हैं। ये हमारा जनसंख्या में आता है और इस वाले पेपर में ये रोटी में आ गया, ठीक है। 10% घटती है, 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है 9720। तो ये आप अपना होमवर्क में रखिए, इसको अपना कर लीजिएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट है फिर से, ठीक है। इसने बोला कितने प्रतिशत भारतीय पर्यटक ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया गए। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 25% है, इंडोनेशिया 15% है। परसेंटेज ही मेरे से पूछी है, बताओ क्या लल्लू क्वेश्चन है। परसेंटेज ही मेरे से पूछिए तो दोनों को जोड़ दूंगा, 40% मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 25 प्लस में 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, 8 संख्याओं का औसत 14 है, 3 नई संख्या इसमें शामिल कर ली गई, 11 संख्याओं का औसत 17 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको 2 तरीके से डील करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को पता चला कि 8 संख्याओं का औसत टोटल 14 है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टोटल वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 112। फिर उसने बोला 3 और ऐड कर लिया, यानी कि 11 संख्याओं का औसत 17 हो गया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 781 187 यहाँ पे वैल्यू हो गई। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं, यानी कि इसमें से इसको घटा दूं, तो मेरे को 3 संख्याओं का टोटल मिल जाएगा। 3 संख्याओं का टोटल मिल जाएगा 187 माइनस 112 कितना मिल गया 5, कितना मिल गया 7, ठीक है। 3 संख्याओं का टोटल 75, 3 संख्याओं में से 3 नई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स
कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई जितने नंबर है उससे, तो मेरा 25 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और डील कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 8 पे 14 है और 11 पे मेरे को 17 दिख रहा है, तो मैंने बोला 3 बढ़ गया। 3 बढ़ गया, 3 कितनों पे बढ़ गया? 3 बढ़ गया एवरेज 11 पे, यानी कि टोटल पे 33 बढ़ गया। टोटल पे 33 बढ़ गया। टोटल पे 33 बढ़ गया कितने बंदों के आने से? संख्या है ना, 3 नंबर से मैंने टोटल पे 33 बढ़ा दिया, यानी कि पर नंबर से कितना बढ़ा? पर नंबर से 11 बढ़ा। 11 बढ़ा, पहले 14 था और 11 बढ़ गया पर नंबर पे। तो जो 3 न्यू बंदे आए होंगे उनका एवरेज कितना होगा? वो होगा 14 प्लस में 11 बराबर में 25। हम इसको ऐसे तरीके से भी डील कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें। इस पैटर्न को अगर आप 20-30 क्वेश्चन पर लगा पाते हैं, उसके बाद ही इस पैटर्न को फॉलो करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन, एक सेकेंड देना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए था, लेकिन दुकानदार 30 और 18% की दोगुनी छूट, दो की दो छूट, दो गुनी नहीं, दो छूट की पेश करता है। अंततः उस वस्तु की कीमत क्या होगी? मैं क्या लिखवा देता हूँ, बाकी आप लोग करना। 2000 रुपए की चीज थी, 30% छूट दी, यानी कि 100 में से कितनी हुई? 70 बटे 100। फिर 18 की छूट दी तो कितने हुए? 82/100। और मैं करा ही देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गई। 7 दूनी 14 दूनी 28, लास्ट में आएगा 8, लास्ट में आएगा 8। तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो हमारा 8 दे रहा है, 1148। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन 8 नहीं दे रहा है। इस पेपर में भी हम इकाई के अंक से 2 क्वेश्चन तो निपटा चुके हैं। ठीक है, लास्ट की कैलकुलेशंस बच गई हमारी। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखो 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये आपको ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, इस पेपर का वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, मतलब अगर मेरे से बोलोगे इस पेपर में कौन सा ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, वो ये है। ठीक है, बाकी तो 2-3, बाकी ये बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सभी पुरुषों और महिलाओं के वेतन के रूप में वितरित कुल राशि 8:5 है, यानी कि टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो महिलाओं और पुरुषों को मिला है वो 8:5 है। पुरुष यानी कि मेल, महिला यानी कि फीमेल। ठीक है, फिर उसने बोला प्रत्येक पुरुष और महिला को इंडिविजुअल अमाउंट बोल दिया उसने, एक तो टोटल अमाउंट बोल दिया, एक इंडिविजुअल अमाउंट बोल दिया। इंडिविजुअल अमाउंट जो मिला है, एक पुरुष को 3 मिला है तो एक महिला को 7 मिला है। उसने बोला पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को सैलरी देनी है अपने 50 एम्प्लॉइज को, तो उनका जो टोटल अमाउंट होगा, भाई मेरे पास 50 एम्प्लॉय, मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ। तो 50 एम्प्लॉइज है, 50 एम्प्लॉइज हैं और मेरे को प्रत्येक को 100 रुपए देने, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया? कितने रुपए मेरे को यहाँ पे देने पड़ेंगे? मेरे को 5000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। 5000 रुपए देने पड़े। कैसे आया? प्रत्येक एम्प्लॉय को 100 रुपए मिले तो 50 एम्प्लॉय को इतने मिले। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से यहाँ कह सकता हूँ कि जो 8 और 5 है, टोटल अमाउंट जो है, ये एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन होगा। मैं अगर यहाँ पे अब क्वेश्चन को लिखना चालू करूं, मेल और फीमेल, जो टोटल अमाउंट है वो मल्टीप्लीकेशन होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई में इंडिविजुअल अमाउंट जो उन्हें मिल रहा है उसका। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे को यहाँ पे नहीं दिए हुए, तो मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे, चलो इसको एम ही लिख लेते हैं, एम, और इसको एफ लिख लेते हैं। एम और एफ का ही रेशियो है। और इसको मैं बोलूं इंडिविजुअल अमाउंट कितना मिला है? एक मेल को 3 मिल रहा है, मेरे को यहाँ बोला है इंडिविजुअल अमाउंट जो है 3 और 7 है। और फिर मेरे को टोटल जो अमाउंट पड़ रहा है वो यहाँ पे पड़ रहा है 8 और यहाँ पे पड़ रहा है 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेल मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में फीमेल मल्टीप्लाई में 7 इक्वल है 8 अपॉन में 5 के। तो अगर मैं उल्टा करके ले जाऊं इसे, तो मेल और फीमेल का मेरे को रेशियो मिल जाएगा 7 8 56 और 5 3 15। तो मेरे को मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ से
इस तरीके से मिल जाएगा। आई होप आप सब लोग समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन बहुत इजी है। मेरे को धनराशियों का अनुपात दिया हुआ है 8, 3, 6, 2। आर और एस का 2000 रुपए अंतर दिया हुआ है। आर और एस का 4 की वैल्यू जो है वो 2000 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 500। एक की वैल्यू 500 हो गई, अरे मैंने कहा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, एक की वैल्यू 500 हो गई। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ भाई, आर और एस का 4 का अंदर 2000 रुपए दे रखा है, तो मैं एक की वैल्यू बोल सकता हूँ 500, एक की वैल्यू 500 बोल सकता हूँ, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो मेरे को 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 500 मल्टीप्लाई में 3 बराबर 1500। मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक बात है। 20वां क्वेश्चन एक बचता है हमारा लास्ट, और ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिक्सचर एलिगेशन का नहीं, मतलब एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो इसको लगा लेते हैं। एक किसान ने 56 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 56 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करी। इसको क्या हुआ, हाँ, 56 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करी, तो मैं बोल सकता हूं कि किलोमीटर प्रति घंटा अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे को मिलता है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। आंशिक रूप से कुछ दूरी यानी कि उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करी, और कुछ दूरी उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करी साइकिल से, और ये वाली दूरी पैदल। पैदल दूरी पूछ रहा है हमसे। हमको पता है मिक्सचर एलिगेशन अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये टोटल दूरी से हमने निकाला कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसका एवरेज रहा, तो मैं उसको बीच में रखूंगा, कम वाली को एक तरफ, ज्यादा वाली को एक तरफ, और यहाँ से एलिगेशन लगाऊंगा। यहाँ से जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है जिसपे मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, तो मेरा जिस पे रिलेट करेगा वो निकल के आ जाएगा, यानी कि मेरा जो रेशो निकल के आएगा वो मेरा टाइम का रेशो निकल के आएगा। तो ये कितना आ गया 5, ये 1। मेरे को पता है यहाँ पे इसको 8 घंटे लगे, और मेरे से पैदल का डिस्टेंस पूछा है, तो मेरे को पैदल का टाइम निकालना पड़ेगा, तो मेरे को 5 निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ तो 6 की वैल्यू जो है वो 8 आवर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/6 आवर। तो मैं 5 की वैल्यू की अगर बात करूं तो 8/6 मल्टीप्लाई 5 आवर, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। मेरे को पता है पैदल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो 8/6 मल्टीप्लाई में 5 आवर में कितनी दूरी चलेगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 8 पंजे 40, यानी कि 40 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी जो उसने पैदल चली। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। एक पेपर और पड़ा हुआ है, तो मैं उसको सोल्व करा के डाल दूंगा। बाकी उसके बाद आप दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, कीस्टोन एसएससी हमारा दूसरा चैनल है, जिसपे कि 1-2 दिन में वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको वहां पे जीएस के लेक्चर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे डीएसएसबी के, अभी तो बाद में किसी और चीज पे स्विच हो जाएंगे। अभी आपको कम से कम 30 प्रीवियस ईयर वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल। धन्यवाद।